चलो बच्चों, नालायक बच्चों, वेलकम है आपका एक बार फिर से एक नए वीडियो में, जिसमें हम लोग कर रहे हैं चैप्टर 6 का यूनिट 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेशनल इनकम का ही है बेटा। इसका नाम है काइंसियन थ्योरी ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। अरे अभी अभी हम लोग नेशनल इनकम निकाल के आ रहे हैं, ये बोलेगा सर काइंसियन आपको सिखाएगा कैसे निकालते हैं। आओ सर सीख लेते हैं, कोई बुरी बात तो है नहीं। आओ देखो इंट्रोडक्शन में क्या बोला। बोला नेशनल इनकम अकाउंटिंग हम ऊपर देख चुके हैं, की टू अंडरस्टैंडिंग द माइक्रो फंडामेंटल ऑफ द कंट्री। कंट्री के मैक्रो फंडामेंटल्स को, वैसे भी नेशनल इनकम एक मैक्रो इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, बोला उसको सीखने का एक तरीका है। फोकस ऑफ दिस यूनिट, ये यूनिट किस पे फोकस करता है देखो। फैक्टर डिटरमाइनिंग नेशनल इनकम एंड इक्विलिब्रियम एग्रीगेट इनकम एंड आउटपुट। कमाल की बात है, अभी तक हम लोग सिर्फ नेशनल इनकम सीख रहे थे, अब इन्होंने बताया कि हम आपको नेशनल इनकम को इक्विलिब्रियम एग्रीगेट इनकम और आउटपुट पे भी कंसंट्रेट कराएंगे। चलो सर, जब वो कराएगा तो अपन उसको भी देख लेंगे। नेक्स्ट, ग्रेट डिप्रेशन इन 1930 में जो आया था उसका क्या मतलब था। मार्क द ग्रेटेस्ट इकोनॉमिक क्राइसिस इन द वेस्टर्न वर्ल्ड। अब तक का वेस्ट का सबसे बड़ा क्राइसिस है। क्लासिकल इकोनॉमिस्ट कौन है और क्या कहते हैं देखो। लैक्ड अ थ्योरी टू एक्सप्लेन परसिस्टेंट अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉलिसी सॉल्यूशन ड्यूरिंग द ग्रेट डिप्रेशन। कहते उस समय तक भारत में जितने भी, पूरी दुनिया में जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, वो इसको एक्सप्लेन करने में फेल थे। गवर्नमेंट स्पेंडिंग क्या होती है, रिकमेंडेड बाय द मेनी इकोनॉमिस्ट टू रिड्यूस अनएम्प्लॉयमेंट बट लैक्ड मैक्रो इकोनॉमिक्स थ्योरी जस्टिफिकेशन। देखो जी, बहुत सारे इकोनॉमिस्ट ने रिकमेंड किया हुआ है, ये जो गवर्नमेंट की स्पेंडिंग है ना, गवर्नमेंट की स्पेंडिंग ये अनएम्प्लॉयमेंट को कम कर सकती है। और सही बात है, गवर्नमेंट यूनिट्स खुलेंगे, लोगों को जॉब मिलेगी, लेकिन ये किस हद तक सच है आगे देखेंगे। मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स का रेजोल्यूशन क्या है देखो। इनिशिएटेड इन 1936, वही ग्रेट डिप्रेशन के बाद, with John Maynard Keynes, the general theory of employment, interest और money। अब 1936 में जॉन काइनार्ड की एक बुक आती है, आप उसको पब्लिकेशन भी कह सकते हो, जिसका नाम था थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। वो इसमें इसको एक्सप्लेन करते हैं। क्या देखते हैं सर, काइनियन जनरल थ्योरी क्या है। प्रोवाइडेड पॉलिसी इम्प्लीकेशन अलाइनिंग विद द इंटरेस्ट ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन एरा। अब उस ग्रेट डिप्रेशन एरा में कैसे कैसे चीजें काम करती है, उसके इम्प्लीकेशन को जरूरत के हिसाब से ये एक्सप्लेन करते हैं। देखो, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स इंट्रोड्यूस्ड बाय द काइनेस। और सच में काइनेस की कंट्रीब्यूशन इस मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरी में बहुत बड़ी है। पहला, कंजप्शन रिलेशन टू द इनकम एंड मल्टीप्लायर। पहली चीज उन्होंने बोली, एक्सप्लेन एम्प्लीकेशन ऑफ एग्रीगेट डिमांड शॉक्स। कंजप्शन रिलेशन टू इनकम एंड मल्टीप्लायर। इनका मैं आपको ब्रीफ में बताता हूँ। इन्होंने यहाँ पे सीधा सीधा ये बोला कि आपका कंजप्शन इज डायरेक्टली डिपेंडेंट अपॉन योर इनकम। दूसरा, liquidity preference describe the demand for money and how monetary policy affect interest rate and aggregate demand। दूसरी बात में उन्होंने बताया कि लिक्विडिटी भी एक प्रेफरेंस है, लिक्विडिटी भी एक प्रेफरेंस है, और वही डिसाइड करती है कि क्या रेट्स होंगे इंटरेस्ट के। इंपॉर्टेंस ऑफ एक्सपेक्टेशन हाईलाइटिंग हाउ शिफ्ट इन एक्सपेक्टेशन इंपैक्ट कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, डिमांड एंड आउटपुट। और अगर आपको ऐसा लगता है कि लोग सिर्फ सामान खरीदते हैं, नहीं सर, लोग सामान अपने फ्यूचरिस्टिक प्लान्स के अकॉर्डिंग और वो जो एक्सपेक्टेशन होती है उसके अकॉर्डिंग भी सामान खरीदते या नहीं खरीदते हैं। तो आप इन तीनों चीजों को इग्नोर नहीं कर सकते। पहली चीज उन्होंने बोली, कंजप्शन बेस्ड है इनकम पे। दूसरा, लिक्विडिटी एक प्रेफरेंस है। और तीसरा, लोग एक्सपेक्टेशन को इंपॉर्टेंस देते हैं। आगे चलते हैं। काइनियन थ्योरी ऑफ इनकम डिटर्मिनेशन प्रेजेंटेड इन 3 मॉडल। पहला मॉडल था 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल। जो इनका 2 सेक्टर मॉडल था उसमें 2 लोग थे, हाउस होल्ड और फर्म्स। जो उनका 3 सेक्टर मॉडल था उसमें था हाउस होल्ड, फर्म और गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नया आया, मैं यहाँ पे बना देता हूँ प्लस का साइन। और तीसरा था, जो तीसरा 4 मॉडल था, उसमें हाउस होल्ड, बिजनेस, गवर्नमेंट, ये 3 तो थे। जो चौथा आया उसका नाम था फॉरेन सेक्टर। अब आप ऐसे याद रखो, 2 सेक्टर में सिर्फ हाउस होल्ड और बिजनेस, 3 सेक्टर में गवर्नमेंट और चौथे सेक्टर में फॉरेन सेक्टर। बेटा चलो अब अगला देखते हैं सर, कंसेप्ट ऑफ सर्कुलर फ्लो। मैं आपको इससे पहले वाली वीडियोस में बता चुका हूँ। अब यहाँ पे देखते हैं सर्कुलर फ्लो इन ए 2 सेक्टर मॉडल। अब 2 सेक्टर मॉडल में देखते हैं सर्कुलर फ्लो कैसे काम करता है। देखो मैं ना आपको एक डायग्राम से समझा देता हूँ ताकि आपको समझ में आएगा। ये है बेटा हाउस होल्ड, ठीक, और ये है बेटा बिजनेस फार्म। हाउस होल्ड इनको देती है फैक्टर की सर्विसेज, वही लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर। बदले में ये इनको देते हैं फैक्टर पेमेंट। क्या बात है सर, लेकिन जब इसको फैक्टर पेमेंट मतलब पैसा ही आ गया, तो ये क्या कहते हैं, ये वही पैसा इनको देते हैं किसके लिए, इसको हम लोग बोला कंजप्शन एक्सपेंडिचर। कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और वो बदले में इनको क्या देते हैं, वही जो इन्होंने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस की थी, गुड्स एंड सर्विसेज। तो पहले होता है ये फैक्टर सर्विसेज, फिर होता है फैक्टर पेमेंट, फिर हमें मिलते हैं गुड्स एंड सर्विसेज, और फिर हम लोग करते हैं अपना कंजप्शन एक्सपेंडिचर। डन। अब इस चीज को देखते हैं सर्कुलर फ्लो में यहाँ पे कैसे समझा। देखो सर्कुलर फ्लो मॉडल
demonstrate how money moves through society, showing money flow from producer to worker as wages and back to the producer as payment of the product. अब देखो पैसा सबसे पहले इनके पास आया था, पैसा इनके पास आया हाउस होल्ड के पास, और वापस पैसा उनके पास चला गया। डन। तो पैसा कैसे मूव कर जाता है इन दोनों के बीच में, इन्होंने यहाँ पे ये एक्सप्लेन किया। आगे एंडलेस सर्कुलर फ्लो। अब क्योंकि कभी भी प्रोडक्शन रुकेगा नहीं, लोगों की भूख मिटेगी नहीं, इनकम होती रहेगी, प्रोडक्शन होता रहेगा। रिप्रेजेंट द कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ मनी इन एन इकोनॉमी। अगला कॉम्प्लेक्स मॉडर्न इकोनॉमीज, इकोनॉमिस्ट एंड फैक्टर ऑफ द मॉडल टू बेटर डिपिक्ट द कंपोनेंट्स ऑफ अ नेशन जीडीपी एंड नेशनल इनकम। पर्पस ऑफ सर्कुलर फ्लो मॉडल, पर्पस क्या है, कहते हैं टू अंडरस्टैंड हाउ मनी मूव्स विद इन इकोनॉमी। सिर्फ ये समझाना कि इकोनॉमी में मनी कैसे मूव करता है। आगे चल के हम लोग देखेंगे इंजेक्शन और लीकेज। प्राइमरी प्लेयर कौन है, हाउस होल्ड और कॉर्पोरेशन, वही फर्म्स हुआ। आगे मार्केट क्या है, डिवाइडेड इनटू मार्केट फॉर गुड्स एंड सर्विसेज एंड मार्केट फॉर फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब जो इंडिविजुअल्स है, हाउस होल्ड है, उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में, और जो फर्म है उन्होंने अपने आप को डिवाइड किया दो लोगों में, गुड्स और सर्विसेज में, आई मीन दो मॉडल में। हाउस होल्ड ओन ऑल फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, हाउस होल्ड के पास वो चारों चीजें, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, और ये उनके मालिक है, और ये उनको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहते हैं। कहते हैं अगर तुमको अपना कुछ प्रोड्यूस करना है तो हमारे फैक्टर्स को यूज करो। आगे बिजनेस फर्म भी क्या आपको पता है। अब ये देख लेते हैं टोटल इनकम प्रोड्यूस अकर टू हाउस होल्ड एंड इक्वल देयर डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम YD। अब यहाँ पे सीधी सी बात है समझना, ये यहाँ पे ये बताने की कोशिश कर रहा है कि इनकम जितनी प्रोड्यूस होती है ना, अगर बीच में कोई लीकेज इंजेक्शन का पार्ट नहीं है, कोई सेविंग नहीं है, तो सारा का सारा पैसा मैं कंज्यूम कर देता हूँ। ठीक, अच्छा सर्कुलर फ्लो वही बात बताता है। अब यहाँ पे दो चीजें देख लेते हैं, एक होता है रियल फ्लो, एक होता है मनी फ्लो। देखो फ्लो ऑफ एक्चुअल गुड्स एंड सर्विसेज, मैंने तुमको सर्विसेज दी, उसके बदले में पैसे लूंगा, और तुमने मुझे जो गुड्स दिए उसके बदले जो हम पैसे तुम्हें देंगे। तो बोला ये जो सामान मूव कर रहा है ना दोनों के बीच में, एक जगह से सर्विस एक जगह से सामान, ये है रियल फ्लो। लेकिन मनी फ्लो, मैंने काम किया, जो तुमने मुझे पैसे दिए, और तुमने मुझे गुड्स दिया जो मैंने तुमको पैसे दिए, जो मनी मूव कर रहा है मनी, ये है सर मनी फ्लो। डन। आगे चलते हैं। नो इंजेक्शन या लीकेज, ये एक अजम्पशन है। अजम्पशन क्या कहती है, कहता है हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर इक्वल टोटल रिसीट ऑफ द फर्म विच इक्वल टू द वैल्यू ऑफ आउटपुट। अब ठीक बात है, अगर ऐसा होगा तो ना तो कोई लीकेज है ना कोई इंजेक्शन है। अच्छा इक्विलिब्रियम पे कब आएंगे, कहता है डिफाइंड एज अ स्टेट विद नो टेंडेंसी टू चेंज, आउटपुट इज इन इक्विलिब्रियम व्हेन प्रोड्यूस्ड क्वांटिटी इक्वल टू क्वांटिटी डिमांडेड। अब बोला यहाँ पे सब कुछ सेम हो जाएगा, जितना तुम प्रोड्यूस करते हो सबका सब हम खरीद लेंगे, और जितना हमें खरीदना है तुम उतना ही प्रोड्यूस करते हो, मतलब जितनी तुमने मुझे इनकम दी है उतने का ही सामान मैं तुमसे खरीद लूंगा। अब यहाँ पे सारी बातें बताने लग रहे हैं, बस दो बातें हम यहाँ पे समझ लो। एक होता है एक्स आंटे वैल्यू, क्या होता है, प्राइमरी कंसर्न इन द थ्योरेटिकल मॉडल ऑफ द इकोनॉमी। अभी एक्स आंटे समझेंगे, एक्स आंटे एक प्लानिंग होती है, और पोस्ट आंटे क्या होता है, दोनों चीजें समझेंगे। अब मुझे थोड़ा सा आगे जाने दो। बेसिक कंसेप्ट एंड फंक्शन बेटा, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन क्या कहता है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन कहता है, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन टोटल प्लांट एक्सपेंडिचर। क्या बोला, टोटल प्लांट एक्सपेंडिचर, क्या मतलब है, बोला टू सेक्टर इकोनॉमी एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड कंसिस्ट ऑफ द टू कंपोनेंट। मैंने बोला बताओ ना सर दो कौन से कंपोनेंट है, तो पहला कंपोनेंट कहता है एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड फॉर कंज्यूमर गुड, एक्स आंटे एग्रीगेट डिमांड फॉर इन्वेस्टमेंट गुड। अब एक मिनट, एक की डिमांड तो हाउस होल्ड ने करी होगी, एक की डिमांड इन्वेस्टमेंट की फर्म्स ने करी होगी। बोला कंजप्शन एक्सपेंडिचर क्या होता है, अकाउंट फॉर द हाईएस्ट प्रोपोर्शन ऑफ द जीडीपी, ये वही है जहां पर हाउस होल्ड अपना पैसा खर्च करता है। अगला सिंपल इकोनॉमी, इन्वेस्टमेंट इज अज्यूम्ड टू बी एक्सोजेनसली डिटरमिन्ड एंड कांस्टेंट इन द शॉर्ट रन। अब इन्होंने यहाँ पे बोला कि क्योंकि जो आपका टू सेक्टर मॉडल है ना, उसमें दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो सबसे बड़ा कंपोनेंट है जिसको हमने बोला कंजप्शन एक्सपेंडिचर, और दूसरा इन्वेस्टमेंट का। लेकिन हमें पता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर करेगा हाउस होल्ड और इन्वेस्टमेंट करेगा फर्म। लेकिन क्योंकि आपको मुझे ये समझाना है, या इकोनॉमिक्स आपको इसका फिनोमेना समझाना चाहती है, तो इसलिए उन्होंने बोला कि आप शॉर्ट टर्म में ऐसे मानो ना, और मानना कि आप ऐसे अज्यूम भी करके चलो ना। आपने 11th और 12th क्लास में पढ़ा हुआ है कि जो शॉर्ट रन होता है ना, शॉर्ट रन, उसमें कोई भी आदमी अपने फिक्स एक्सपेंडिचर्स को नहीं बढ़ाता, और इन्वेस्टमेंट इज अ फिक्स एक्सपेंडिचर। तो बोला कि यहाँ पे हमने इसको कांस्टेंट रखा हुआ है। अब यहाँ पे चलते हैं सर शॉर्ट रन में। बोला शॉर्ट रन एग्रीगेट डिमांड फंक्शन को हम लोग ऐसे लिखते हैं, एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर और आई है आपका इन्वेस्टमेंट जो कि फॉर्म करती है, लेकिन उसको माना है हमने कांस्टेंट। शॉर्ट रन का एडी डिपेंड लार्जली ऑन एग्रीकल्चर कंजप्शन एक्सपेंडिचर, लार्जली क्या, फुल्ली है बेटा। आगे कंजप्शन का फंक्शन क्या होता है, डिस्कस फॉलो फ्रॉम द इंपॉर्टेंस ऑफ द कंजप्शन आईडी। बोले अभी हम करेंगे डिस्कस, आगे देखते हैं सर। अब देखते हैं कंजप्शन फंक्शन है, कंजप्शन फंक्शन क्या है। अब इसको ध्यान से देखना बेटा, नहीं तो समझ में नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। ध्यान से कंजप्शन फंक्शन, अब मैं ना थोड़ा सा आपको इसको बता लेता हूँ, फिर मैं आगे जाता हूँ इसके नीचे। सुनो मेरी बात। कंजप्शन फंक्शन के लिए, कंजप्शन फंक्शन कहता है कि एक इंडिविजुअल कब कब पैसा खर्च करेगा। मैंने बोला जी ये डिपेंड करता है मेरी हैसियत पे। अब सर मेरी हैसियत कैसे डिसाइड होगी, कहते हैं कि जब आपकी इनकम जीरो होती है ना, तब आप कंजप्शन भी करते हो।
एक मिनट, क्या बोल गया मैं? वो कहते हैं कुछ ना नेसेसरी कंजप्शन होती है, इसको बोलते हैं ऑटोनोमस कंजप्शन। चाहे आपकी इनकम हो या ना हो, आप वो जरूर करोगे। इसके बाद निकल के आता सर प्रोपेंसिटी। मैंने बोला प्रोपेंसिटी कहता है कैपेसिटी, मैंने कहा हिंदी में बताओ। तो कहते हैं सर आपकी कैपेसिटी का मतलब है आपकी औकात, कि आप कितना इनकम बढ़ने पे अपना खर्चा कितना बढ़ाते हो। मैंने बोला मैं अपनी इनकम का 80% खर्च कर सकता हूँ। तो मान लेते हैं कि जब मेरी इनकम 0 थी, मैं 40 कंजप्शन करता था रुपीज में। जब मेरी इनकम 100 हो गई तो मेरा खर्चा हो गया है 120। अब आप कहोगे कैसे? देखो 40 रुपए तो जब मेरी इनकम 0 थी मैं तब भी खर्च करता था। अब मेरी इनकम हो गई है 100 रुपए, और मैंने बोला मेरी कैपेसिटी है 80%, तो 100 का 80 कितना होता है? 80 रुपए, और 40 रुपए में पहले खर्च कर रहा था, तो 80 प्लस 40 120 हो गया। अब मान लेते हैं कि मेरी इनकम हो गई है 200 रुपए, तो 200 का 80% कितना होता है? 160, और मेरा पहले से कितना हो रहा था? 40, तो 160 प्लस 40 200। तो सर 0 में 40, 100 में 120 और 200 में 200। तो सर ऐसे ऐसे हुआ। अब आप मेरे से एक और चीज पूछ लो, सर जब आपकी इनकम नहीं थी तो आप खर्चा कर कहाँ से रहे थे? तो बेटा इसके पीछे की वजह है कि मैं अपने या तो सेविंग्स को तोड़ रहा था, अगर कोई सेविंग है, और अगर मेरे पास कोई सेविंग नहीं है तो मैं लोन लेके पैसा खर्च कर जाता। लोन लेना इज डिससेविंग। डन। चलो सर अब आगे चलते हैं समझाने के लिए। एक्सप्रेसेस द रिलेशनशिप बिटवीन एग्रीगेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर एंड एग्रीगेट डिस्पोजेबल इनकम। ये दोनों के बीच का रिलेशनशिप बताता है कि आपकी कितनी इनकम है, उसका आप कितना पैसा खर्च करते हो। लो इनकम हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर एक्सीड डिस्पोजेबल इनकम लीडिंग टू डिससेविंग। अब यहाँ पे बोला क्योंकि हाउस होल्ड शुरू में हाउस होल्ड की इनकम कम होती है, खर्चे ज्यादा होते हैं, इसीलिए उसका पैसा डिससेव होने लगता है, मतलब लोन पे चलने लगता है। अच्छा, इंक्रीज इन डिस्पोजेबल इनकम, कहते हैं जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाती है क्या होता है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर एंड कंजप्शन एक्सपेंडिचर राइजेस बट लेस देन द इनकम इंक्रीजेस। कहते हैं कि आपका खर्चा बढ़ता तो है लेकिन उतना नहीं बढ़ता है जितने से इनकम बढ़ी है, मतलब इनकम प्रोपोर्शनेटली ज्यादा बढ़ती है इन कंपैरिजन टू कंजप्शन। अरे एक बेसिक कंजप्शन तो आप उतना ही करो ना भाई, रोटी और दाल खानी है, इनकम बढ़ने के साथ रोटी पे घी लगा लोगे, 4 रोटी थोड़ी खा लोगे। अगर पहले 2 रोटी खाते तभी 2 ही रोटी खाओगे। डन। तो अब यहाँ पे उन्होंने इक्वेशन दी, इक्वेशन को बहुत ध्यान से सुनना। सी स्टैंड फॉर कंजप्शन, ए स्टैंड फॉर ऑटोनोमस कंजप्शन, मतलब वो कंजप्शन जो आप करोगे ही करोगे चाहे आपकी इनकम हो या ना हो। उसके बाद आता है सर बी। बी है आपकी कैपेसिटी। बी है आपकी कैपेसिटी, इसको बोला जाता है मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। लिख लो सर, बी स्टैंड फॉर मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो आप मार्जिनली खर्च करोगे आपकी एडिशनल इनकम का। ठीक, और ये मल्टीप्लाई कर दिया इनकम से। अब यहाँ पे एक एग्जांपल बना लेते हैं। जैसे देखो आपका कंजप्शन कितना होगा, आप 40 खर्च करते थे, प्लस आपकी इनकम हो गई है 200 रुपए और आप उसका 80% खर्च करते हो, तो 200 मल्टीप्लाई 80%, तो कितना आ गया सर? सर ये आ गया 40 प्लस 160 इक्वल्स टू 200। बोलो बात समझ में आई क्या? हाँ जी सर, ऐसे निकलता है। तो मैंने आपको ये भी बता दिया, ग्राफ और ये सब छोड़ देते हैं। काइंसियन का बस एक एग्जम्पशन याद रखते हैं, यहाँ पे क्या बोला है? कंजप्शन इंक्रीजेस विद डिस्पोजेबल इनकम बट द इंक्रीज इन कंजप्शन इज लेस देन द इंक्रीज इन इनकम। सीधी सी बात, उन्होंने बोला कि काइंसियन कहता है कि आपका कंजप्शन आपकी इनकम के साथ बढ़ता है, लेकिन आपके कंजप्शन का प्रपोर्शन आपकी इनकम के कंजप्शन से कम होता है। सॉरी, इनकम के कंजप्शन से कम होता है, मतलब जिस रेट से इनकम बढ़ता है उस रेट से कंजप्शन नहीं बढ़ता। ठीक बात है। आगे रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड कंजप्शन देख लेते हैं। एग्रीगेट प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, अब आया एपीसी। अब मैं आपको ये बातें बता देता हूँ, नहीं तो फिर आप बहुत 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 कंफ्यूज होते जाओगे। चलो सर देखो, एक होती है आपकी कंजप्शन, इसको हम लोग सी बोलते हैं। सी स्टैंड फॉर कंजप्शन, सी स्टैंड फॉर कंजप्शन एंड वाई स्टैंड फॉर इनकम। हाँ जी सर, ये तो मुझे पता था। और अगर आपको ये भी पता था तो मैंने आपको एक और बात बता दी, एडी एग्रीगेट डिमांड। ये कैसे निकलता है? सी प्लस आई, और जहाँ पे आई है कांस्टेंट शॉर्ट रन में, कि कंजप्शन कितना करते हैं, आई क्या इन्वेस्टमेंट, दोनों को मिला के निकलता है आपका एग्रीगेट डिमांड। मार्केट में कितनी डिमांड है, सिर्फ हाउस होल्ड ही चीजें मांगेगा इसलिए डिमांड थोड़ी बढ़ेगी, इन्वेस्टर भी तो सामान बनाने के लिए चीजें मांगता है, तो उसकी डिमांड को भी लिया, लेकिन यहाँ पे मैंने इसको अज्यूम किया कि वो कांस्टेंट रहेगी। उसके बाद आता है एएस, आपने किया डिमांड, डिमांड के बाद होती है सप्लाई। सप्लाई कैसे निकलती है सर? सप्लाई निकलती है, सप्लाई इज इक्वल टू वाई, जितनी इनकम होगी, क्योंकि यहाँ पे नो लीकेज है, नो कंजप्शन है, नो लीकेज है, नो इंजेक्शन है, तो एएस इक्वल टू सब हो गया आपकी इनकम। और इनकम किस बात पे डिपेंड करती है? कि आपने कितना कंज्यूम किया और कितना सेव किया। अब आप बोलोगे सर ये तो असम्पशन में था ही नहीं। नहीं नहीं, ये तो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, मैं तो आपको बता रहा हूँ। अब मैं अगर मोटा मोटा आपको बता दूं तो एडी स्टैंड फॉर सी प्लस आई, कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट, और एएस स्टैंड फॉर कंजप्शन प्लस सेविंग। अब यहाँ पे जाते हैं, मैंने आपको बोला सी स्टैंड फॉर कंजप्शन, वाई स्टैंड फॉर इनकम। डन। अब एक एक करके देखते हैं सर। यहाँ पे एक बात आती है, बात का नाम है एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। अब एवरेज, आप अपने पैसे का कितना पार्ट खर्च करते हो, ये बोला कंजप्शन। मान लिया 80% खर्च करते हो, तो बताना सेविंग कितनी आएगी? सर टेक्निकली ये सीधा 20% आ जाएगी,
क्या बात है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अगर मार्जिनल प्रोपेंसिटी मतलब एवरेज तो आप 80% खर्च करते हो, लेकिन अगर कोई एडिशनल पैसा कमाते हो ना तो उसका आप 70% ही खर्च करते हो। तो सर बताना मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव कितनी हो जाएगी मार्जिनली? सर वो 30% हो जाएगी। सर ये तो बहुत ही अच्छा है। अच्छा लेकिन इसको ना हम लोग परसेंटेज में नहीं दिखाते हैं, इसको हम ऐसे दिखाते हैं 0.8 तो ये हो जाएगा 0.2, ये हो जाएगा 0.7 तो ये हो जाएगा 0.3। अब टेक्निकली एक चीज और देख लेना कि एपीसी प्लस एपीएस क्या हो जाएगा, बोलना सर 1 हो जाएगा। क्या बात है। ठीक वैसे ही एमपीसी प्लस एमपीएस क्या हो जाएगा सर? सर वो हो जाएगा 1। तो बस इतनी सी बात याद रखना। अब मुझे चलने दो आगे। अब आगे चलते हैं सर। काइंसियन एमपीसी के लिए क्या कहता है? अज्यूम्ड कांस्टेंट वैल्यू लेस देन 1.0 एंड यूजुअली ग्रेटर देन 50। अब काइंसियन नहीं मानता कि हर आदमी अपने 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 इनकम का मार्जिनली 50 पैसा खर्च कर देता है, मतलब 100 रुपए में से 50 रुपए खर्च कर देता है, और वो हमेशा 100 रुपए से कम रहेगा। मतलब अगर वो 100 रुपए कमाता है तो 50 तो खर्च करेगा ही करेगा, लेकिन 100 से थोड़ा सा कम करेगा। ये उसका अजम्पशन है। अब देखो रिलेशनशिप बिटवीन इनकम कंजप्शन एंड सेविंग, अभी जो मैं आपको बता के लाया ना, अभी जो मैं आपको बता के आया, इसको थोड़ा सा इलाबोरेट करके अब मैं इधर आ जाता हूँ। सर देखो सर, तो आपने सी बता दिया ऑटोनोमस कंजप्शन प्लस बी वाई। सर क्या सेविंग के लिए बता सकते हो? अरे सेविंग के लिए तो बहुत बढ़िया, आप क्या करो अपनी इनकम में से कंजप्शन को माइनस कर दो। जो ये फॉर्मूला मैंने बनाया था ना, ये वाला फॉर्मूला देखो ना, इसी को मैंने आगे पीछे किया, एक बार देखो। हाँ 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 सर हो गया। अब ना इसको अगर मैं टेक्निकली थोड़ा सा और इलाबोरेट कर दूं, ये सी तो यहाँ पे, तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ए प्लस बी वाई। अब इसको थोड़ा सा ठीक करूं तो क्या हो जाएगा? वाई ए माइनस बी वाई। बोलो फॉर्मूला नहीं बन गया? अरे बोलो ना। हाँ जी सर, ये तो बड़ा आसान बन गया। अच्छा लेकिन अगर मैं ऐसे ही करूं, क्या इसमें कुछ कॉमन है, कुछ हो सकता है? देखो सर, अगर ठीक से देखोगे तो यही आपके लिए एक फॉर्मूला बनता है, जैसे ये आपके लिए एक फॉर्मूला बना। ठीक, अच्छा अच्छा अच्छा। लेकिन मैं इसके अलावा मैंने यहाँ ना बी को बोला था एमपीसी, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मैंने क्या बोला था? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। अगर मैं उस बी की जगह मैं यहाँ पे मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव, तो क्या होगा? डन, आ जाओ सर। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पे, आके एक बार देख लेते हैं जल्दी से। देखो सेविंग फंक्शन, शो द फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन इनकम, डिस्पोजेबल इनकम इन टू सेक्टर मॉडल एंड सेविंग। कंजप्शन एट जीरो इनकम, अगर आपकी कंजप्शन जीरो है, अगर आपकी इनकम जीरो तब भी कंजप्शन होगा, ये पॉजिटिव होता है। इंप्लाइंग डिस सेविंग ऑफ द सेम मैग्नीट्यूड, ध्यान रखना, गलत नहीं करना, बहुत 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 ध्यान से। अभी मैं आपको एक चार्ट भी बनवा देता हूँ, ठीक है। नेशनल इनकम का इक्वेशन मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है। स्लोप ऑफ सेविंग फंक्शन नीचे की तरफ जाता है सर, क्यों? सॉरी ऊपर की तरफ जाता है, क्यों? क्योंकि आपकी इनकम बढ़ने के साथ कंजप्शन भी बढ़ता चला जाता है, ठीक। अच्छा अब एमपीसी देखो, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, ऑलवेज लेस देन यूनिटी बट ग्रेटर देन जीरो। अब ये सारी बातें मैं आपके साथ करूंगा। अभी मैंने आपको बताया था एमपीसी एमपीएस 1 और एमपीएस 1 माइनस बी। अब देखो सर मेरे साथ ध्यान से एक चीज समझ लेना, और आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है और आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव होता है, आपका जो मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम होता है और मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव होता है। अब सवाल है कि क्या, सोच के मुझे बताना, क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम 1 हो सकता है? सर 1 का मतलब जितना पैसा कमाते हो सब खर्च कर देते हो सकता है। अब सवाल है क्या एवरेज प्रोपेंसिटी टू सेव आपका 1 हो सकता है? सर किसी भी सूरत में नहीं हो सकता। वो आप ये कहना चाह रहे हो कि आप जितना पैसा कमाते हो ना, सबका सब बचा लेते हो? अरे सर कुछ तो खर्च करोगे, ऐसा थोड़ी होगा। तो सर टेक्निकली ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन टेक्निकली एक चीज ये पॉसिबल है कि आप जितना एडिशनल पैसा कमाते हो शायद वो आप खर्च करके 1 बना लो। लेकिन यहाँ पे आ जाता है अजम्पशन। अजम्पशन किसका आ जाता है? सर अजम्पशन आ जाता है काइनियन का। काइनियन ने क्या बोला? बोला कि आप जनरली 0.5 से करते हो, लेकिन आप अपने आप को 100 से, मतलब 1 पूरा 1 से अपने आप को कम रखते हो। ये काइनियन का अजम्पशन है। वो कहता है कि एडिशनली पैसा बचा ही नहीं सकते, लेकिन क्या आप एडिशनली सारा पैसा खर्च कर सकते हो? उन्होंने बोला कि जनरली कम होता है, हाँ, लेकिन आप इसको खर्च कर सकते हो। अब बोला क्या इसमें से कोई जीरो हो सकता है? आप अपना दिमाग लगाना और मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। चलो आगे चलते हैं। एग्रीगेट सप्लाई मैं आपको अभी बता चुका हूँ, ठीक है। आगे चलते हैं। टू सेक्टर मॉडल या फिर नेशनल इनकम डिटर्मिनेशन मैं आपको ऑलमोस्ट ये भी बता चुका हूँ, फिर भी मोटा मोटा दिखा देता हूँ। देखो इक्विलिब्रियम कब आएगा? जब आपका सी प्लस आई सी प्लस एस के इक्वल हो जाए। मतलब आपका एग्रीगेट सप्लाई कहाँ गया? आपका एग्रीगेट डिमांड आपके एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल हो जाए तो हो जाएगा। नहीं होगा क्या? हो जाएगा सर। तो यहाँ पे वही बात बता रहा है, बोला एग्रीगेट डिमांड कर्व कैसा होता है। इन सब चीजों को रहने देते हैं, मैं आपको जो चीज बताता हूँ बस अब वो देखो। एक देख लो 45 डिग्री लाइन रिप्रेजेंट पॉइंट वेयर प्लांट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्लांट एग्रीगेट प्रोडक्शन
मैपिंग ऑल पॉसिबल इक्विलिब्रियम इनकम लेवल। अब जिस बच्चे ने 12th क्लास को ठीक से नहीं पढ़ा था उसके लिए एक बात बता देता हूँ, ये जो आपका एडी है ना, एडी, ये जो आपका एडी इसको आप लोग एग्रीगेट डिमांड कहते हो, इट इज नॉट एक्चुअल डिमांड, इट इज प्लान्ड डिमांड। ये सब प्लानिंग चल रही है कि हम इतना डिमांड करेंगे। सर जो एएस होता है ना, एएस इट इज आल्सो नॉट एग्जैक्ट डिमांड और इक्वल डिमांड। सर ये भी क्या है, प्लान्ड प्रोडक्शन की हम इतना प्लान करेंगे। डन। इसकी वजह से अब वो इसकी प्लानिंग को देखकर फिर वो अपना एम्प्लॉयमेंट डिसाइड करते हैं, आउटपुट डिसाइड करते हैं, जनरल प्राइस डिसाइड करते हैं। डन। तो यहाँ पे वही बात हो रहा है, बिलो 45 डिग्री लाइन और अबव 45 डिग्री लाइन। अच्छा, अब अगर 45 डिग्री लाइन है तो मैंने वहां पे क्या बोला आपको, देखो रिप्रेजेंट पॉइंट वेयर प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इक्वल प्लान एग्रीगेट डिमांड। मतलब यहाँ पे बोला कि अगर 45 डिग्री पे रहेगा तो दोनों आपस में कट कर देंगे, 45 डिग्री पे रहेगा प्लान एक्सपेंडिचर तो वो दोनों एक दूसरे को आपस में कट कर देंगे। अरे यार तुम कंफ्यूज हो रहे हो क्या यार, बीच बीच में बोल के क्लास खराब करता है ना, बीच में बोलना नहीं है। 45 डिग्री ये है सर, 45 डिग्री सर, मतलब ये तो सप्लाई, हाँ तो सप्लाई होती है 45 डिग्री, और सर इसको ना डिमांड ने यहाँ से कट कर दिया तो यहाँ पे आ गया आपका इक्विलिब्रियम। अब ये क्या कह रहा है, अब ये क्या कह रहा है, देखो कह रहा है अगर आप 45 डिग्री से नीचे चले जाते हो तो प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज लेस देन जीडीपी। प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर, प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर इज ग्रेटर देन जीडीपी। अब ये दो बातें आप याद रखना, बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगा बेटा, ठीक है, लेकिन ये आपको याद रखना है कि प्लान एक्सपेंडिचर अगर 45 डिग्री पे अपन इक्वल में होते, लेकिन अगर 45 डिग्री के नीचे चले गए, बिलो चले गए, तो हमारा एक्सपेंडिचर, हमारा प्लान एग्रीगेट एक्सपेंडिचर जो हम करना चाह रहे थे वो जीडीपी से कम हो जाएगा। ठीक, आगे काइनियन का व्यू क्या कहते हैं, एग्रीगेट डिमांड विल नॉट ऑलवेज इक्वल टू एग्रीगेट सप्लाई। ओहो, इसने क्या बात कह दी, कहते हैं ड्यू टू द डिफरिंग प्लान ऑफ हाउस होल्ड एंड प्रोड्यूसर। अब जरूरी थोड़ी कि मैं जो सोच रहा हूँ तुम भी वही सोचो, मैंने प्लानिंग करी है मन में, क्या तुमको कैसे पता चलेगा, तुम बस मेरी प्लानिंग को प्रिडिक्ट कर सकते हो, फोरकास्ट कर सकते हो, तुम एक्चुअल नहीं बता सकते। बोला इसीलिए नो रीजन टू बिलीव कंजप्शन प्लान ऑलवेज मैच प्रोडक्शन प्लान। अगला, नो रीजन टू बिलीव इन्वेस्टमेंट प्लान विल ऑलवेज द सेविंग प्लान। अब ये ऐसे देखो, इन्होंने बोला था कि आपका एडी आपके एएस के इक्वल होगा, मैंने बोला हाँ, कहते सर ये एडी का मतलब था सी प्लस आई और इसका मतलब था सी प्लस एस, तो सर सी से सी कट गया तो क्या बचा, आई इक्वल टू एस। तो उन्होंने बोला कि कोई जरूरी नहीं है कि आपका एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के इक्वल होगा, और कोई जरूरी नहीं है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपकी सेविंग के इक्वल होगा। डन सर, समझ में आ गया। इन्वेस्टमेंट का फंक्शन देखो, इन इक्विलिब्रियम प्लान इन्वेस्टमेंट इक्वल सेविंग, above equilibrium saving exceed planned investment और below equilibrium planned investment exceed saving। अब आपको है ना चार बातें याद करनी होगी, जैसे आपने यहाँ पे दो बातें याद करी थी, अब दो बातें आप यहाँ पे और याद कर लो। इन्वेस्टमेंट फंक्शन कैसे काम करेगा, इन्वेस्टमेंट फंक्शन कह रहा है कि अगर वो इक्विलिब्रियम पे है तो सर मेरा इन्वेस्टमेंट मेरे सेविंग के इक्वल है, लेकिन अगर इक्विलिब्रियम से हम ऊपर हैं मतलब सेविंग ज्यादा कर रहे हैं लोग प्लान इन्वेस्टमेंट से, लेकिन अगर बिलो इक्विलिब्रियम है मतलब प्लान इन्वेस्टमेंट ज्यादा है सेविंग से। डन, बोले बात समझ में आ गया, चलो सर ये याद रखना है सर। अब अगला लीकेज वर्सेस इंजेक्शन, लीकेज वर्सेस इंजेक्शन बेटा हमारा रेगुलर बैच भी शुरू हो रहा है, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। ग्रेटर लीकेज नेशनल इनकम फॉल कर जाएगी, ग्रेटर इंजेक्शन बहुत ज्यादा मतलब इकोनॉमी में पैसा आ रहा है तो नेशनल इनकम राइज कर जाएगी। अब देखो सर, इक्विलिब्रियम विथ अनएम्प्लॉयमेंट या इन्फ्लेशन, क्या इक्विलिब्रियम का कोई लेना देना है अनएम्प्लॉयमेंट से या फिर इन्फ्लेशन से, ध्यान से देखना समझ में आएगा। काइंसियन इक्विलिब्रियम, इक्वालिटी ऑफ प्लांट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट डज नॉट इंश्योर फुल एम्प्लॉयमेंट। अब ये ना ट्रेडिशनल वाले नहीं बोलते थे, ये काइंसियन ने बोला, काइंसियन को मैं मॉडर्न भी बोल देता हूँ। देखो बोला इक्वालिटी ऑफ प्लांट एग्रीगेट एक्सपेंडिचर एंड आउटपुट, अगर मान लेते हैं कि आपका एक्सपेंडिचर सप्लाई के साथ मैच कर गया, ये कहीं इंश्योर नहीं कर रहा कि इसका मतलब इकोनॉमी में सबको जॉब मिल गई है, नहीं सर ऐसा नहीं होगा। बोला फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, ये तब होगा जब एग्रीगेट एक्सपेंडिचर लाइन इंटरसेक्ट करे 45 डिग्री पे एट पोटेंशियल जीडीपी। अभी हमने ऊपर देखा था सर, अभी हमने ऊपर देखा था। अब दो चीजें निकलेंगी सर, एक निकलेगा रिसेशनरी गैप, एक निकलेगा इन्फ्लेशनरी गैप। एक रिसेशनरी गैप, एक इन्फ्लेशनरी गैप। देखो अगर आपकी डिमांड कम है, एडी कम है, सप्लाई ज्यादा है, मतलब सर आपका एडी आपका एग्रीगेट सप्लाई में ये है,
तो बोलेंगे सर डेफिसिट डिमांड है, डेफिसिट डिमांड है। और ये डेफिसिट डिमांड ही क्या क्रिएट करता है, रिसेशनरी गैप। देखो एग्रीगेट डिमांड बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट कॉजेज आर डिफ्लेशनरी या फिर रिसेशन गैप। ठीक, अच्छा इम्पैक्ट अनप्लान इन्वेंट्री बिल्डअप। अब क्योंकि डिमांड तो कम है, सप्लाई ज्यादा है, अब सप्लाई ज्यादा होने की वजह से आपका इन्वेंट्री स्टॉक बढ़ता चला जाएगा। प्रोडक्शन कट डिक्रीज अनएम्प्लॉयमेंट लीड टू अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एट ई। अब क्योंकि मैं ऐसे तो रह नहीं सकता, मुझे तो इसको जाके मैच कराना है। हाँ जी सर मैच कराना है। अब मैच कराने के लिए मुझे अपनी प्लांट, मैंने इन्वेंट्री बनाई नहीं, मैंने क्या बोला, पूरा कंसेप्ट प्लानिंग पे चल रहा है, तो मुझे अपनी प्लानिंग वाली इन्वेंट्री को कम करना पड़ेगा। अब कम करने के लिए मुझे अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ेगा। अब प्रोडक्शन कम करने के लिए भैया क्यों इतने सारे लोग जॉब पे रखूं, मैं निकाल दूंगा, और जॉब से निकालने से लोगों में आ जाएगा एम्प्लॉयमेंट की कमी। लेकिन सर मुझे ये अचीव करना था इक्विलिब्रियम, तो इसलिए मैंने ऐसा कर दिया। बोलो बात समझ में आई? सर इन्फ्लेशनरी गैप जस्ट इसका उल्टा, यहाँ पे है एक्सेस डिमांड। तुमने प्लानिंग करी थी कि हम 1000 यूनिट बनाएंगे, मार्केट में डिमांड आ गई है 1200 यूनिट की। अब देखते हैं एग्रीगेट डिमांड अबव फुल एम्प्लॉयमेंट आउटपुट कॉजेज इन्फ्लेशनरी गैप। इससे होगा क्या इम्पैक्ट, प्राइस लेवल राइजेस नॉमिनल आउटपुट लीडिंग टू न्यू इक्विलिब्रियम पॉइंट एट वेयर रियल आउटपुट एम्प्लॉयमेंट रिमेन कांस्टेंट बट नॉमिनल आउटपुट इनकम इंक्रीज। अब समझना, अब आप ऊपर से ऐसे लिंक करो कि सर जब आपने ऊपर दिखाया था हमें डिफ्लेशनरी गैप, तब आपने बोला था क्योंकि हमारी प्लानिंग वाली इन्वेंट्री बढ़ेगी तो हमें बढ़ाना नहीं है, प्रोडक्शन कट करना पड़ेगा। प्रोडक्शन कट करेंगे तो जॉब कट होगी, जॉब कट होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। सर यहाँ पे ऐसा क्यों नहीं हुआ, बताता हूँ। देखो यहाँ पे ऐसा इसलिए नहीं हो रहा क्योंकि आप मैक्सिमम लोगों को फुल एम्प्लॉयमेंट दे सकते हो, लेकिन डिमांड उससे ज्यादा है, तो आप ऐसा कर भी नहीं सकते। इसका मतलब प्राइस लेवल को बढ़ाओगे, किस लिए मैम, लोगों की हम चीजों को लोगों की रीच से बाहर निकालेंगे। मतलब पहले 10 रुपए में हर आदमी मांग रहा था, लेकिन अब आप बोलोगे सर लोगों को जॉब दे दो, कहां से जॉब दे दूं, मैं तो ऑलरेडी सबको फुल एम्प्लॉयमेंट करके बैठा हूं, तो नया सामान तो नहीं बन सकता, नया सामान नहीं बन सकता। हाँ लेकिन जो एग्जिस्टिंग सामान है उसको महंगे में बेच के मैं कुछ कस्टमर हटा सकता हूँ। क्यों? क्योंकि हो ऐसा रहा है यहाँ पे मेरा एडी ज्यादा हो गया एएस से, और मैं इस सिचुएशन पे रह नहीं सकता, मुझे इक्विलिब्रियम पे चाहिए, एडी इक्वल करना है एएस पे, इसीलिए मैं अपनी चीजों की कीमतें कम कर दूंगा। लेकिन एम्प्लॉयमेंट कांस्टेंट रहेगा, आउटपुट कांस्टेंट रहेगा। हाँ इनकम अब राइज होगी क्योंकि मैंने इन गुड्स की, वही एग्जिस्टिंग गुड्स की कीमतें बढ़ा दी है। सर काइनियन का मॉडल क्या कहता है? काइनियन के मॉडल में पहली बात, वेजेस एंड इंटरेस्ट रेट डू नॉट डिक्लाइन विद हाई अनएम्प्लॉयमेंट एंड एक्सेस कैपेसिटी। कहता है कोई फर्क नहीं पड़ेगा वेज रेट पे या फिर इंटरेस्ट के रेट में। इनसफिशिएंट स्पेंडिंग कीप आउटपुट बिलो फुल एम्प्लॉयमेंट। अगर आपको स्पेंडिंग इनसफिशिएंट है तो आप अपने आउटपुट को एम्प्लॉयमेंट के नीचे रखो। ग्रेट डिप्रेशन, काइंसियन आर्ग्यूड दैट दिस वाज ड्यू टू द इनसफिशिएंट स्पेंडिंग। बोला कि आपने खर्चे सफिशिएंट नहीं किए थे, इसीलिए आप लोग आ गए थे डिप्रेशन में। काइंसियन का मॉडल की थ्योरी है। अब आगे द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। अभी तक हम लोग करते थे मनी मल्टीप्लायर बैंकिंग वाले चैप्टर में 12th क्लास में, अब कर रहे हैं हम लोग इन्वेस्टमेंट का मल्टीप्लायर। वो देखना, पहले क्वेश्चन देख लो। कहते हैं हाउ डज अ 1 यूनिट इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग अफेक्ट इक्विलिब्रियम इनकम। सिंपल सी बात, वो कहते हैं कि सर मुझे बताओ ना, अगर मैं अपने ऑटोनोमस एक्सपेंडिचर में 1 रुपए ज्यादा खर्च कर दूंगा तो उससे इकोनॉमी पे क्या फर्क पड़ेगा, इकोनॉमी के इक्विलिब्रियम पे क्या फर्क पड़ेगा। तो ये कहता है देखो, इनिशियल मिसकंसेप्शन, इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर। तो पहले देखते हैं इनिशियल मिसकंसेप्शन क्या था। बोला इट इज नॉट करेक्ट टू अज्यूम दैट 1 यूनिट इंक्रीज इन ऑटोनोमस स्पेंडिंग raises equilibrium income by 1 input. The effect of increase in investment causes an upward shift in aggregate demand function. दोबारा देखो, पहला मिसकंसेप्शन था नीचे, कहते it is not correct to assume that 1 unit increase in autonomous spending raise equilibrium income by 1 input. कहते ये एक मिसकंसेप्शन था जो कि ट्रू नहीं है कि अगर आप 1 यूनिट बढ़ाओगे कंजप्शन का तो आपका इक्विलिब्रियम 1 यूनिट से बढ़ेगा। बोला द इफेक्ट ऑफ इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट कॉज एन अपवार्ड शिफ्ट इन एग्रीगेट डिमांड। वो कई टाइम्स होता है, कहते 1 रुपये बढ़ाओगे तो कई टाइम्स होगा, लेकिन ये कैसे होगा एक बार देखते हैं। सर देखो, एन इंक्रीज इन ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट लीड टू मल्टीपल इंक्रीज। अब आपको याद है इन ऑटोनोमस एक इंक्रीज करने पे मल्टीपल इन्वेस्टर इंक्रीज होता है। इन इक्विलिब्रियम इनकम ड्यू टू द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इफेक्ट विच डिपेंड ऑन द मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो कि मार्जिनल प्रोपेंसिटी पे कंज्यूम करती है। क्योंकि अब सिंपल सी बात, अगर आप एक पैसा इन्वेस्ट करोगे या खर्च करोगे, वो आपके फाइनल प्रोडक्ट को या फाइनल डिपॉजिट को कई टाइम्स
इंक्रीज करता है, जो कि आपने ना मनी मल्टीप्लायर में भी सीखा था, यहाँ पे भी वैसा कंसेप्ट है। एक बार दोबारा दिखाऊंगा, देखो मल्टीप्लायर की डेफिनेशन क्या कहता है, द इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर इज द रेशियो ऑफ चेंज इन इक्विलिब्रियम इनकम, जो कि है डेल्टा वाई, टू चेंज इन मल्टीप्लाई डेल्टा आई एक्सप्रेस एज, अब आप इसको ऐसे देखो, मैं समझाता हूं, देखो देखना सर, हमने बोला इन्वेस्टमेंट मल्टीप्लायर, उन्होंने क्या बोला सर, ये रेशियो है किसका, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई का। अब मैंने बोला डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई का, डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई का, और इसको ना इन्वेस्ट इनकम मल्टीप्लायर को हम लोग के से डिनोट करते हैं, जो कि डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा आई। लेकिन इसके लिए एक और फॉर्मूला है, एक और फॉर्मूला है जो कहता है 1 अपॉन 1 माइनस 1, 1 अपॉन 1 माइनस एम पी सी। अब इसको आप ऐसे भी दिखा सकते हो 1 अपॉन एम पी एस। अब मान लेते हैं आपकी सेविंग अगर 20% है, आप सिर्फ पैसा 20% बचाते हो, आप 100 रुपए कमाते हो और उसमें से 20 रुपीज आप सेव कर लेते हो, तो एमपीएस हुआ आपका 0.2। तो यहाँ पे देखो ऐसे काम करेगा 0.2, ये ऊपर जाके कितना हो जाएगा बेटा, ऊपर जाके बोलो ना, ये चेंज होगा, हम यहाँ से इसको हटाते हैं, ऊपर 0 लगाते हैं, तो कितना आ गया 5 टाइम्स। तो सिंपल सा बोला कि आप देखो कि पैसा आप 20% बचाते हो, जाके कितना टाइम्स हो जाएगा, 5 टाइम्स हो जाएगा। तो अभी तक है ना मल्टीपल टाइम्स होता है, उसको मैंने एक नाम दे दिया, तो इसका मतलब आप पैसा जितना ज्यादा सेव करोगे इसका एक रेशियो निकलता चला जाएगा। अब आगे देखते हैं सर एमपीसी का इम्पैक्ट। एमपीसी इम्पैक्ट, द वैल्यू ऑफ मल्टीप्लायर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू एमपीसी, हाइयर एमपीसी रिजल्ट इन हाइयर मल्टीप्लाई इफेक्ट एंड वाइस वर्सा। अब समझाऊं क्या एक बार या रहने दो, पक्का समझ गए, चलो। लीकेज, factor causing leakage from income stream include taxation, high liquidity, preference, import, saving, debt payment, inflation, full employment. Dynamic effect, Keynesian model focus on short term equilibrium, do not include any dynamic element on long term economic adjustment. अब यहाँ पे समझते चले जाओ, आप कंजप्शन जितना ज्यादा करोगे, यहाँ पे बोला ना कि किस पे डिपेंडेंट है, इक्विलिब्रियम इनकम पे। मल्टीप्लाई का डेफिनेशन क्या है सर, किस पे डिपेंडेंट है, आपके इन्वेस्टमेंट है, एंड इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट लीड टू मल्टीप्लाई इंक्रीज इन इक्विलिब्रियम इनकम। डन, तो किस पे डिपेंडेंट हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट पे। डन, अब मेरे ख्याल से इतना सही है, ज्यादा समझना है तो डिटेल वाला वीडियो आप देख सकते हो। अगला, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम 3 सेक्टर मॉडल। अब 3 सेक्टर मॉडल में समझा रहा हूँ। तीसरे सेक्टर में कौन आ गया था, गवर्नमेंट आ गया था, जहाँ पे मैंने बोला था कि 3 लोग होंगे, पहला होगा हमारा कंजप्शन सी, अगला होगा हमारा इन्वेस्टमेंट, और तीसरा होगा गवर्नमेंट स्पेंडिंग, इसको हमने नोट किया जी से। और जहाँ पे मैंने आपको ये सारा का सारा आपको बता दिया कैसे कैसे काम करता है। गवर्नमेंट सेक्टर का फ्लो क्या होता है, देखो, इन एडिशन टू द कंजप्शन द गवर्नमेंट सेक्टर इंट्रोड्यूस टैक्सेस, ट्रांसफर पेमेंट्स, मतलब जो सब्सिडीज वगैरह देना, बच्चों को स्कूल में स्कॉलरशिप्स वगैरह देना, पेंशन देना, अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंसेस देना, तो वो सब भी पेमेंट ट्रांसफर पेमेंट में। बोला परचेजेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एंड बोरोइंग, government sector flow. In addition to the consumption, the government sector introduced taxes, transfer payment, purchases of goods and services and borrowing. अब आगे लीकेज एंड इंजेक्शन। लीकेज इंक्लूड सेविंग, पैसा इकोनॉमी से बाहर जाना मतलब सेव होना, एंड टैक्सेस फ्लोइंग आउट ऑफ द हाउस होल्ड सेक्टर, while injection include investment and government spending introduced following into the circular flow। तो ठीक बात है, आपको समझ में आ गया पैसा आउट कैसे जाएगा, अगर हाउस होल्ड सेक्टर सेव करने लगे और गवर्नमेंट हम पे टैक्सेस लगाने पड़े। लेकिन पैसा इंट्रोड्यूस होगा कैसे, अगर हम लोग अपने खर्चे बढ़ा दें, हम लोग, या फिर गवर्नमेंट पैसा इकोनॉमी में डालने लग जाए खर्चे करके। इक्विलिब्रियम डिटर्मिनेशन कैसे निकलेगा, बड़ा सिंपल है। बोला इक्विलिब्रियम नेशनल इनकम अकर वेयर एग्रीगेट डिमांड इक्वल हो जाता है एग्रीगेट सप्लाई के, ये तो हमें पता ही था, ठीक है, लेकिन ये बढ़ेगा अगर कंजप्शन बढ़ेगा। डन, आगे ऑटोनोमस कंपोनेंट, कुछ सेक्टर हैं जहां पे ऑटोनोमस कंपोनेंट है। इन्वेस्टमेंट एंड गवर्नमेंट स्पेंडिंग आर ऑटोनोमस एंड डू नॉट वरी विद इनकम शो एज हॉरिजॉन्टल लाइन एंड ग्राफ। अब इन्होंने बोला क्योंकि आप ना 3 मॉडल ग्राफ भी समझ लो, लेकिन शॉर्ट टर्म में तो ये दोनों ही ऑटोनोमस रहेंगे, मेन चीज जो काम करेगी वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर ही काम करेगा, दोनों का डायग्राम ऑटोनोमस ही रहेगा। सेविंग एंड टैक्सेस, द schedule of saving plus taxes slope upward with income due to positive saving behavior and fixed tax policies। वो कह रहे हैं कि गवर्नमेंट टैक्सेस के ग्राफ को ऊपर ले जाती है, वो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि आपकी सेविंग समय के साथ बढ़ती चली जाती है, ठीक, सेविंग इंटरेस्ट, तो इससे आपको टैक्सेस ज्यादा लगता है। इक्विलिब्रियम पॉइंट, एट इक्विलिब्रियम, ये छोड़ दो,
ये भी छोड़ दो और ये भी छोड़ दो। अब आ गया जो सर, द गवर्नमेंट सेक्टर इन इनकम डिटर्मिनेशन। अब गवर्नमेंट अपनी फिजिकल पॉलिसी से ये डिसाइड करा देती कि जीडीपी बढ़ाना है कि घटाना। हाँ सच में, क्या कह रहे हो, तो मोदी जी जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का सपना देखे वो खुद कर देंगे। अब बहुत ज्यादा इम्पैक्ट तो नहीं कर सकते, सारा खर्चा गवर्नमेंट तो करेगी नहीं, खर्चा तो आप ही को करना पड़ेगा ना। गवर्नमेंट अपने खर्चों को बढ़ा सकती है, लेकिन वो इतना थोड़ी ना बढ़ा देगी कि बिल्कुल कंजप्शन एक्सपेंडिचर को कवर कर दे। और वैसे भी मैंने आपको बोला जीडीपी में मेजर पोर्शन होता है कंजप्शन एक्सपेंडिचर का, जो कि हाउस होल्ड होता है। ठीक, अब देखो, गवर्नमेंट सेक्टर पॉलिसी इन्फ्लुएंसेस इनकम थ्रू टैक्सेस, ट्रांसफर पेमेंट एंड गवर्नमेंट परचेजेस एंड बोरोइंग। तो गवर्नमेंट अपनी इन पॉलिसीज से इन्फ्लुएंस करती है इनकम को। इनकम डिटर्मिनेशन विद लमसम टैक्सेस, अज्यूम बैलेंस बजट एंड नो ट्रांसफर पेमेंट। गवर्नमेंट कई बार अपने गवर्नमेंट के बजट लाके पॉलिसी बना के इन सब चीजों को कैलकुलेट कराती है ऐसे कि मैं जीडीपी पे मेजर इंपैक्ट करने की कोशिश करूं। अब देखो कंजप्शन का फंक्शन मैं आपको ये बता चुका था कि कंजप्शन फंक्शन होता है ये। अरे ये मतलब ये यही लिखा हुआ है, अभी डिटेल में बताऊंगा तो दिक्कत हो जाएगी। a प्लस बी वाई, आप इसको बस ये देखो और कुछ मत देखो, ठीक। अच्छा, अब इतना छोड़ते 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 आ जाओ सर इसमें, डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विलिब्रियम इनकम, 4 सेक्टर मॉडल। अब डन, यहाँ पे एक नया सेक्टर जोड़ दिया मैंने, फॉरेन सेक्टर। अब सवाल है कि सर्कुलर फ्लो में ये कैसे आएगा। तो सर्कुलर फ्लो में पहले मैं आपको दिखा देता हूँ गवर्नमेंट कैसे आया, फिर मैं आपको दिखा दूंगा कि फॉरेन सेक्टर कैसे आया। अब देखो, ये है हाउस होल्ड और ये था बेटा फार्म, बिजनेस फार्म। अभी तक क्या होता था, मैं अपनी फैक्टर सर्विसेज देता था, फैक्टर सर्विसेज, और मुझे वहाँ से मिलता था फैक्टर पेमेंट। फिर मैं यहाँ पे करता था कंजप्शन एक्सपेंडिचर और वहाँ से मुझे मिलते थे गुड्स एंड सर्विसेज। अब यहाँ पे गवर्नमेंट आ जाती है, गवर्नमेंट, यहाँ पे आ गई गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ने बोला कि आपकी जो इनकम हुई है, इनकम फैक्टर पेमेंट, आप मुझे उस पर टैक्स दे दो। आपकी जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर हुई आप मुझे उसमें टैक्स दे दो। ये वाला जो टैक्स है, ये वाला टैक्स कहलाया डायरेक्ट टैक्स, ये वाला जो टैक्स है ये कहलाता है इनडायरेक्ट टैक्स। देखो, जब भी आप कोई सामान बेचते हो तो सामान पे आपको लगता है जीएसटी, दैट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस। जब भी आपकी इनकम होती है, इनकम पे लगता है आपको इनकम टैक्स या फिर कॉर्पोरेट टैक्स। तो इस तरीके से गवर्नमेंट आ गई। लेकिन फोर्थ सेक्टर आता तो यहाँ पे क्या होता, वो देखो सर, फोर्थ सेक्टर आया, इसका नाम है फॉरेन सेक्टर। सर्कुलर फ्लो में देखो बेटा, इंक्लूड एक्सपोर्ट, इंजेक्शन, import, लीकेज एंड नेट कैपिटल इनफ्लो, डिफरेंसेस बिटवीन आउटफ्लो एंड इनफ्लो। अब आप इससे परेशान मत होना कि मैंने यहाँ पे लिखा फॉरेन सेक्टर। फॉरेन सेक्टर, फॉरेन सेक्टर के साथ हमारी दो चीजें हो रही हैं बेटा। अभी देखना, मैं इंपोर्ट का नाम दे रहा हूँ, एक्सपोर्ट का। हम कोई भी सामान बाहर भेजते हैं तो वो कहलाता है हमारे लिए एक्सपोर्ट, और कोई भी सामान हम बनाते हैं तो हमारे लिए कहलाता है इम्पोर्ट। लेकिन इम्पोर्ट इज इंजेक्शन, सॉरी सर, इंपोर्ट इज लीकेज। सर लीकेज कैसे, देखो सर, जब आप इंपोर्ट करते हो तो आपके यहाँ से पैसा बाहर चला जाता है, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो बाहर का पैसा इंडिया आता है। अब एक्सपोर्ट पे वैसे भी आपने प्रॉफिट का कंपोनेंट तो लगाया होगा, तो सामान बिका, पैसा आया। इंपोर्ट में आपने सामान खरीदा और पैसा बाहर चला गया। तो बस आप इतना सा याद रखना कि एक्सपोर्ट में इंजेक्शन होता है, पैसा आता है, और इंपोर्ट करने से लीकेज हो जाता है, पैसा चला जाता है। तो इस पूरे में जितना सा इंपॉर्टेंट था मैंने आपको करा दिया। हाँ ब्रीफ है, लेकिन मैंने आपको बोला है डिस्क्रिप्शन में लिंक है डिटेल वीडियो का, आप जाकर उसको देख सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।